नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। जरा ध्यान से सुनिएगा। जब इन चुनावों के वक्त कोई कद्दावर नेता यह कहे कि मेरे लिए अब भी सारे विकल्प खुले हैं, जब कोई विरोधी कद्दावर नेता यह कहने लगे कि विकल्प खुला रखने की बात करने वाले नेता ईमानदार पिता के ईमानदार पुत्र हैं, तो कोई भी आसानी से यह समझ सकता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह भी सबको पता है कि इन दिनों पूर्व मंत्री और भाजपा नेता दीपक जोशी भाजपा से खफा से हैं। पार्टी ने बुलाया, मनाया, अनुशासन परंपरा की याद भी दिलाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुधरा। अगर अब भी नेता कह रहे हैं कि सारे विकल्प खुले हैं, तो संकेत साफ है कि बहस होगी। हम भी बहस करेंगे। जरा रिपोर्ट देखिए। दीपक जोशी उस महान व्यक्ति के सुपुत्र हैं जिसने जीवन संघ में भारतीय जनसंघ को लेकर भाजपा तक, और एक ईमानदार व्यक्ति का एक ईमानदार पुत्र है। स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति ने 25-33 करोड़ रुपए ले लिए, उसे भाजपा उम्मीदवार अगर बनाएगी तो दिल तो दुखेगा। कांग्रेस के खांटी नेता दिग्गी राजा यानी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता दीपक जोशी की तारीफ करते हुए यहां तक कह दिया कि दीपक जोशी एक ईमानदार पिता के ईमानदार बेटे हैं। और ये तारीफ तब है जबकि दीपक जोशी ने ऐन उपचुनाव के वक्त फिर दोहराया कि मेरे लिए सभी विकल्प अब भी खुले हैं। अहम बात ये कि दीपक जोशी का ये बयान तब सामने आया जब एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव संचालन समिति में जगह दी है। राजनीति करने की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति को हमने आगे बढ़ाया, कोशिश की, लेकिन अगर पार्टी जिन कारणों से चुनाव हारी, उन कारणों के दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से मेरा विकल्प कहीं न कहीं खुला है। दरअसल दीपक जोशी की नाराजगी अपनी पार्टी से इसलिए है कि जिन्होंने उन्हें चुनाव हराया, उनकी पीठ अब थपथपाई जा रही है। पहले दीपक जोशी ने जब विकल्प खुले रखने की बात की थी तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात कर बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मौजूदा दौर में चुनाव में बांटी जा रही जिम्मेदारियों को लेकर कई कार्यकर्ता खफा होते जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2018 के चुनाव में जोशी के विरुद्ध भितरघात की थी। अब दीपक जोशी ने दिग्विजय सिंह की तारीफ पर आभार जताकर बीजेपी को अपना कद बताने की कोशिश की है, जबकि भाजपा को दिग्विजय सिंह की तारीफ फूटे आंख नहीं भा रही। चुनाव के आगे नहीं, देखिए, हम पार्टी के साथ है, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोग, इसलिए पार्टी जो आदेश देगी उसको हम सर्व। मध्य प्रदेश की जनता भी पूछ रही है कि दिग्विजय सिंह जितने जो उचक रहे हैं, आप किस हैसियत से मध्य प्रदेश में उचक रहे हो? आपने पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद किया, बंटा ढार किया, दुरावस्था की ओर ले गए, आपने पूरी कांग्रेस को भी बर्बादी कर दिया। तो जनता भी उनसे यही पूछ रही है कि आपकी हैसियत क्या है जो आप मध्य प्रदेश के अंदर इतना सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे दीपक जोशी अकेले नहीं जो पार्टी से नाराज चल रहे हों। रायसेन में पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार, मंत्री रामपाल सिंह, सुरेंद्र पटवा के बीच चर्चा हुई और ये तीनों प्रभुराम चौधरी के खिलाफ बताए जा रहे हैं। जबकि ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और अनूप मिश्रा भी आंखें तरेर रहे हैं। यानी गैरों को अपनाने के फेर में बीजेपी के सामने फिलहाल अपनों को मनाने का चैलेंज है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो कुछ दिनों पहले इस तरह की तस्वीर आपने कांग्रेस में बनती हुई देखी होगी, और उसके बाद क्या हुआ हर्ष, ये भी आपको पता है। अब थोड़ी थोड़ी तस्वीर यहां भी बनती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव सामने है, स्वाभाविक सी बात है, प्रेशर बनाने की ये पॉलिटिक्स है। इस पर बातचीत करेंगे। PC शर्मा साहब, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। PC शर्मा साहब, स्वागत है आपका। मोहन यादव जी, बीजेपी नेता और विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है मोहन यादव जी। नवनीत शुक्ला साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर जाएं उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नवनीत जी उस इलाके को बहुत करीब से समझते हैं। नवनीत जी, एक शब्द होता है, हालांकि इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं मैं आपसे ही पूछूंगा, या इस्तेमाल करने के बाद पूछूंगा, कि राजनीतिक डोरे डालना,
क्या ये कोशिश शुरू हो चुकी है? क्योंकि उपचुनाव का खेल शुरू हो गया है, यहाँ शय और मात का खेल चलेगा। जो नाराज है उसको मना लीजिए, जो खपा है उसको जाने दीजिए, रोक लीजिए, जाने दीजिए, रोको मत, जाने दो, ये सब चलता रहेगा। नहीं, देखिए अब तो बहुत कम समय बचा है और सबकी प्रतिष्ठा दोनों ही पार्टियों की दांव पे लग गई है। भाजपा जहां अपनी छीनी हुई जो सरकार कांग्रेस से छीन के बनाई है उसको बचाने की कोशिश करने में पूरी ताकत लगा रही है। एक बार कांग्रेस अपने वापस आने को लेकर पूरी ताकत लगा रही है। पर यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी मेरे को जो समझ में आ रहा है मुझे, कि जैसे मैं सांवेर भी कल था, मैं सांवेर में मैंने देखा कि चुनाव किसी भी, ये जो 22 लोग आए हैं भाजपा में, इतना आसान किसी के लिए भी चुनाव नहीं है। कोई भी किसी की गारंटी लेने को इस चुनाव में तैयार नहीं है कि चाहे जीतेंगे कि क्या स्थिति भविष्य में बनने वाली है। दूसरा ये है कि जैसे अभी आपने ग्वालियर का जिक्र भी किया, तो ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया हो, चाहे अनूप मिश्रा हो, चाहे आपके दूसरे लोग हों, ये वो लोग हैं जिनने सिंधिया जी से लगातार मोर्चा लेके अपने आप को जिंदा रखा। और वो ऐसा कठिन समय था इन लोगों के लिए कि शायद अगर ये हारते तो घर बैठ गए होते। पर इतने कठिन लड़ाई लड़ने के बाद जो लोग जीत के आए, अब पार्टी उनको दरकिनार कर रही है। अभी आप मंत्रिमंडल विस्तार ये जो हो रहा है, इसका कारण और कुछ नहीं है, केवल खींचतान इतनी ज़्यादा पार्टी में बढ़ गई है कि अगर आपने, जैसे मैं इंदौर का जिक्र कर रहा हूँ कि इंदौर में 4-4, 5-5 बार के जीते विधायक हो गए हैं, और रमेश मेंदोला तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से जीते विधायक होने के बाद भी मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि उन लोगों को ये लग रहा है, सारे लोगों को पार्टी में इतना विद्रोह बढ़ता जा रहा है अंदर ही अंदर, कि कार्यकर्ता इस पूरी व्यवस्था को लेकर भयानक नाराज है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पार्टी के संगठन के कई बड़े नेता भाजपा कार्यालय जा ही नहीं रहे हैं। जैसे सांवेर में मैं देख रहा हूँ कि सांवेर में जो सोनकर परिवार का बड़ा कब्जा रहा है, जो वहाँ के फैसले करते रहे हैं, उन लोगों ने भी चुनाव से एक दूरी बना ली है। तो अब तो तोड़फोड़ की स्थिति है कि जो आ सकता हो उसको ले लो। आपने भी कहा जो जा सकता हो उसको जाने दिया जाए, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आने और जाने में अब बराबर बराबर की स्थिति होगी। पहले क्या हो रहा था कि भाजपा में जाने वालों की संख्या ज़्यादा थी। अब आप देख लें कि अगर जाने वाले बढ़ रहे हैं तो आने वाले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक 5-7 दिन के अंदर आपको एक बड़ा गेम भी होता हुआ दिखेगा इंदौर में, कि एक बड़े नेता जो हैं 3-4 एक भाजपा के टूट के कांग्रेस में आ जाएंगे। जी, ज़रा पीसी शर्मा साहब पूरा ध्यान से सुन रहे हैं। पीसी शर्मा साहब, जो इंतज़ार किया गया था और सरकार गिरने के बाद जो शालीनता दिखाई गई, बहुत ज़्यादा प्रपंच नहीं किया, और सिर्फ एक ट्वीट आया एमपीसीसी की तरफ से कि आने वाला जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर झंडा कमलनाथ जी फहराएंगे, तो क्या उसकी पूरी तैयारी है और वही गेम चल रहा है और सारे नेताओं को समझा दिया गया है, और उसमें दीपक जोशी भी एक नाम है? नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बड़े अच्छे से चल रही थी और बड़ा सामंजस्य था। बहुत से काम उन्होंने किए, चाहे किसानों के ऋण माफ़ी का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, बिजली की बात हो कि 100 रुपये 100 यूनिट, विधवाओं की पेंशन, एक एक करके एक एक चीज़ हो रही थी आदिवासियों, हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए। उसको जिस तरह से तोड़ा गया, और वो भी खरीद फरोख्त करके, लंबा लेन देन करके, तो ये चीज़ें जनमानस में पहुंच गई है, लोगों में पहुंच गई कि 5 साल के लिए जिनको पंजे के चुनाव चिन्ह पे कांग्रेस भी चुना था, वो ये हुआ। तो ये खेल बीजेपी ने शुरू किया है, और मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के खेल शुरू होते हैं, आगे चल के वो खुद ही उसमें फंसते हैं। और अब स्थिति वही आई। आपने एक मिनट दीपक जोशी जी की बात कही, जो कह रहे हैं कि विकल्प खुले हुए हैं। स्थिति ये आती है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी को मिलने जाना, वो जाते हैं, उनको बताया जाता है कि साहब ये मैंने कंट्रोल के लिए है, ये जाते हैं अनूप मिश्रा जी से और वहाँ पवैया मिलते हैं। तो ये सब चल रहा है। ये एक किसी पेपर का ही लिखा हुआ है, राजभवन के बजाय मिनटों में होगी शपथ ग्रहण, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जून को, लेकिन न 2 जून को होता है, फिर तारीख आती है 4 जून को, और आज हो गई 9 जून। अब ये इंतजार कर, ये है कहीं ना कहीं इनके विधायकों को भी विश्वास नहीं है, नहीं तो अब तक कर देते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार। अधिकारियों का रोज थोक में तबादले कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो मंत्रिमंडल बनाने में क्या दिक्कत थी? लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं। ये सब चीज़ें बता रही हैं कि जो खेल
इनने शुरू किया था उस खेल के में पलटी भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब कुश्ती होती है तो एक बार कोई पट आ गया तो दूसरी बार दूसरा पट आ जाता है। तो अब ये हमारा तो जो कुछ होना था इनने कर दिया, लेन देन करके, लंबा खेल करके। अब जो है, अब बारी इनके चित होने की है, तो वो समय बताएगा। और सही समय पर किस तरह से चित होते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी भी कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल ये बड़े खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं, जिन्होंने 20 साल दिल्ली की सरकार को चलाया है, उसके मास्टर रहे हैं फ्लोर मैनेजमेंट के उसके। लेकिन जिस तरह से एक धोखा धड़ी में ये सब चीज़ें जो हुई हैं, वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। इनके यहाँ 70-75 लोग मंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं, मोहन यादव भी उनमें से एक हैं। मैं तो इनसे बार बार कहता हूँ मंत्री बन जाओ, 2-3 महीने के लिए बनोगे, एक्स मिनिस्टर कहलाओगे, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। तो इसलिए सब जोड़ तोड़ छोड़ो, इस जोड़ तोड़ में लग जाओ। ये 2-3 महीने का मामला है, ये 22-24 सीट पूरी की पूरी कांग्रेस जीतेगी, उसके बाद फिर सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं मोहन यादव जी, पीसी शर्मा साहब ने जो कहा, मैं तो सवाल बाद में पूछ लूंगा आपसे, पहले पीसी शर्मा साहब की बात का जवाब देते हैं। आप कब मंत्री बन रहे हैं? देखिए, भाजपा के मंत्री बनने की बात छोड़ दें, भाजपा के तो हमारी सरकार चलाने के हमारे सब जो क्रमशः कार्यक्रम तय है वो सारे होने वाले हैं। अभी ये पीसी शर्मा जी जिस ढंग से इनकी सरकार जाने का दर्द इनके अभी होठों से बार बार जा नहीं रहा है। ये कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, ले दे करके वही घिसी पिटी कहानी, वही सारी बातें। कांग्रेस की सरकार अपने कर्मों से गिरी है, 1000 बार बोल चुके हैं, सिद्ध हो चुका है। आपके लोग आपके बस में नहीं है। आपके लोगों ने सरेआम आपके बारे में जो बोला वो हमको बोलने की या दोहराने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा के हमारे अपने तरीके से, जैसे हमने कहा है कि भाजपा की अपनी एक लाइन है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे अपने दोनों अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, माननीय जे.पी. नड्डा जी, उन्होंने जो लाइन दी हम उस लाइन पे चलने वाले, उससे बाल बराबर इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। अब रही बात कांग्रेस के अपने इन सारे कृत्यों से, जिस प्रकार से उनने तमाम प्रकार के आरोप लगाए, लेकिन खुद ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस आज तक अपना नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पा रही है। कांग्रेस अपना प्रतिपक्ष के नेता की जो उनने बात कही, अध्यक्ष कांग्रेस का बनना था कमलनाथ जी। चलिए आप डिबेट को कहीं और ले जा रहे हैं। मोहन यादव जी, मेरा सीधा सा सवाल है, आज डिबेट जिस विषय पर रखी गई है, दीपक जोशी और सेजवाल जी ने नहीं, सीधा सवाल आपने पूरा उनको इतना समय दिया। माननीय पंड्या जी, आपने जितना समय समय दे रहा हूँ सर, आप ही से बात कर रहा हूँ, सुनना पड़ेगा। बिल्कुल आप ही से बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा निवेदन सुनिए। जिस प्रकार से शर्मा जी ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा के गिरबान में झांक के वो देखने की बात कर रहे हैं, भाजपा की तो अपनी लाइन बहुत साफ है, स्पष्ट है। कांग्रेस अपने कर्मों के आधार पर वो अपनी लाइन तय कर ले। 20 साल तक उनको मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से उनने सरकार का बंटा ढार किया, सरकार का प्रदेश का बंटा ढार किया। दीपक जोशी जी ने जो कहा है, सेजवाल जी ने कहा है, उसके बारे में तो बोलो। मिट्टी बना दी गई। जिस प्रकार से उनने कर्ज माफी की 10 दिन की ये जो ट्रेनिंग है बीजेपी की ना सर, बेकार किया है। मैं अच्छे से समझता हूँ। पूछा कुछ और गया, जवाब कुछ और दिए जाओ, बताए जाओ, रटे जाओ। सर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मोहन यादव साहब, आप स्पष्ट वक्ता है और तरीके से बात रखते हैं। मैं मोहन यादव जी, दीपक जोशी जी ने ये क्यों कहा कि सारे विकल्प खुले हुए हैं? एक व्यक्ति जिसके पिता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, बड़े नेता हो, कद्दावर नेता हो, एक नेता जो पूर्व मंत्री रह चुका हो, वो अपनी वो व्यक्ति अगर चुनाव हार जाता है और उसके बाद पार्टी एक सामंजस्य बैठाती है किसी और के साथ, कोई और लोगों को साथ में लेकर आती है, तो यहाँ दीपक जोशी जी को तनाव क्या है, कार्यकर्ताओं को तनाव क्या है, और वो तनाव क्यों नहीं सुलझा पा रहे? देखो, दीपक जी को कोई तनाव नहीं है। दीपक जी ने आज भी दोपहर में बंसल चैनल के साथ इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि ये गलत बात है, उनकी बात को गलत ढंग से बताया गया है। उनने पार्टी लाइन से बाहर जाने की कभी सपने में नहीं सोची। दीपक जी उस परिवार से आते हैं जिनने जनसंघ की स्थापना से लेकर के उनके पिताजी और उनके परिवार ने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। भाजपा के किसी परिवार के अंदर ये कभी बात कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई कांग्रेसी ताक झाक करे। ये भाव को निश्चित रूप से हमको अलग ढंग से देखना पड़ेगा। भाजपा के लोग इतने कच्चे नहीं है, वो अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं और वो पद को
सत्ता के लालच को, वही तो समझ में नहीं आता ना सर, किस मिट्टी के बने हुए हैं, कभी क्या कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं, किस चैनल पे क्या कहते हैं, किस चैनल पे क्या कहते हैं। नवनीत शुक्ला साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे मोहन यादव साहब की बातचीत पर, क्योंकि वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं। नहीं, मेरा मोहन भैया तो खैर बड़े गद्दावर और ईमानदार नेताओं में हैं उज्जैन के। मैं तो केवल एक सवाल मेरा ये था कि अभी उन्होंने कहा कि पार्टी की नियत नीति बड़ी साफ रहती है, तो मेरा उनसे सवाल केवल ये था कि प्रभात झा साहब ने 735 पन्नों की एक रिपोर्ट में ये दावा किया था उन्होंने कि सिंधिया घराने ने ग्वालियर अंचल में 500 से 700 करोड़ की सरकारी ज़मीनें बेच दी, और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि यदि ये गलत निकला तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं सोचता हूँ साहब, प्रभात झा जो हैं पार्टी के बड़े ईमानदार और श्रद्धावान नेताओं में रहे हो, तो क्या अपन ये माने कि अब ये सारी फाइलें बंद हो गई, सिंधिया जी के परिवार की ज़मीनों का मामला ख़त्म हो गया और अब सिंधिया जी जो है वो पार्टी के कद्दावर नेताओं में शामिल हो गए और ईमानदार नेताओं में शामिल हो गए? वो यादव साहब, देखिए शुक्ला जी, आपने जो बात कही है मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि सिंधिया जी के बारे में जो माननीय प्रभात जी ने बात कही है, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या बात कही है। और जहाँ तक कि प्रभात जी का अपना बात का कहने का अर्थ है, जब स्वाभाविक रूप से हम किसी विरोधी दल की नेता पे या अलग ढंग की भूमिका में रहते हैं, तो कई बार राजनीतिक दृष्टि से ऐसी कोई बात आती है जिसके बारे में, तथ्यात्मक बात के बारे में तो जो किताब छापता है, जो आरोप लगाता है वही बता पाएगा, इसमें तो मेरे को कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक सिंधिया जी के कद का है, हमने सबने देखा कि सिंधिया जी के कद को आगे रख करके कांग्रेस ने आ रहे हैं महाराज और तमाम प्रकार के नारे लगाए थे, और जिस प्रकार से उनके साथ छल किया गया, अब उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस ने एक तरह से कमलनाथ जी के आड़ में सत्ता लूटने का काम किया था, और जिस ढंग से उनको अपमानित किया, उनने सरेआम सबके सामने जवाब भी दिया। और ये बात तो सही है कि सिंधिया जी के वंश से भाजपा की जनसंघ के ज़माने से आज तक हमारी बहुत नज़दीक का संबंध रहा है। इसी आधार पर सिंधिया जी ने भाजपा में ज्वाइन करके सबके सामने चौड़े चौगान कहा है कि मैं अपने उस वंश वृक्ष के साथ ही खड़ा हूँ जिसमें मेरा अपना वंश जुड़ता है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? जी पीसी शर्मा साहब, तमाम तरह की बातें हो रही है। दिग्विजय सिंह जी ने भी कह दिया कि ईमानदार पिता की ईमानदार पुत्र हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही है। पार्टी के तमाम अलग अलग तरह के नेता अलग अलग क्षेत्र पर लगे हुए हैं। ये मानकर चला जाए कि ये उपचुनाव ना आपके लिए कमज़ोर है न सामने वाली पार्टी के लिए कमज़ोर है, रस्साकशी दोनों तरफ है। दीपक जोशी जी ने, जो कल दिग्विजय सिंह जी ने उनके लिए कहा कि ईमानदार पिता के ईमानदार बेटे हैं, तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की तारीफ़ की है और कहा कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया है और मैं उनका आभारी हूँ। और इसीलिए उन्होंने कहा कि विकल्प खुले हुए हैं। उसके बारे में मोहन यादव जी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सिंधिया जी के बारे में कि उनका बड़ा सम्मान किया। अरे सम्मान ये किया आपने कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को उस समय भी उनके खिलाफ भी तोड़ के उनको चुनाव में हरवा दिया आपने। और सिंधिया जी के बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके नाम 6 नंबर में आता है समिति में, उनका फ़ोटो नहीं लगाया जाता कोई सा भी कार्यक्रम हो रहा है। अरे कांग्रेस में जब थे वो सम्मान तो 3 लोगों का एक साथ नाम लिया जाता था, कमलनाथ जी, सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी का, और उनको महाराज कहते थे। आपके यहाँ तो महाराज भी हटा दिया, श्री लिखना शुरू कर दिया है। तो ये कोई सम्मान किया आपने? ये केवल आपने वक्त का फ़ायदा उठाया है, लेकिन ये वक्त के फ़ायदे बहुत मोमेंटरी होते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, और ये बहुत थोड़े समय के लिए है। तो वहाँ आपके रुस्तम जी जो मंत्री थे, वो अनूप मिश्रा, जयमान, ये सब खड़े हुए हैं। ये जितनी जो चुनाव हारे जिन प्रत्याशियों से, वो इतना बड़ा संगठन नहीं है आपका कि वो सब मिलकर काम करेंगे उनके लिए 22 लोगों को जिताने के लिए। इसलिए ये बहुत ही शॉर्ट टाइम की सरकार है, बहुत पार्ट टाइम की सरकार है, पार्ट टाइम की। जवाब दूंगा। इसलिए मोहन यादव जी, चलिए आपका जवाब दे रहा हूँ, जल्दी दे दीजिए। आपको लग रहा पार्ट टाइम की? पार्ट टाइम शुक्ला जी की हर बात से सहमत हूँ। मेरा एक कहना है कि पार्ट टाइम की सरकार है केवल। हमारी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हमारी सरकार
निश्चित रूप से पूरे समय की सरकार है, सरकार बनेगी है और उपचुनाव भी जीतेंगे। आगे डंके की चोट माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। अरे आज कई पेपर पढ़ लीजिए कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उपार्जन का राज्य का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला है, पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। कहा आपका वो 1.25 साल और कहा ये हमारा 2 महीने। अगर ये बहुत अच्छी बात कही मोहन यादव जी आपने कि पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन बाकी स्टेट को भी पीछे छोड़ दिया कोरोना में। मौत की दर भी देख लीजिए और जो लोग सामने आ रहे हैं उसको भी देख लीजिए। देखिए सर, सवाल ये था कि आपको अपनों को मनाना है, वरना बाकी लोग उनको ले जाने के लिए तैयार है। यहाँ किला भेजने के लिए हर कोई तैयार है। वो ये 24 उपचुनाव जो है ये आप दोनों के लिए आसान नहीं है। फिर जान चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।